Hello everyone, hope everybody is fine and healthy. So class 10th economics chapter हमारा चल रहा था sectors of the economy, right? Chapter number 2 it is. Previous class में हमने discuss किया था कि organized and unorganized sectors क्या होते हैं. In today's class we are going to discuss about how government protects these kind of sectors. Unorganized sector को कैसे government protect करती है, ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिससे गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट कर सकती है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इट सेज, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. देखिए भाई, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, कोई फिक्स्ड डेट ऑफ सैलरी नहीं है, ठीक है, कोई अदर बेनिफिट्स भी नहीं है. अगर ऐसा सब है तो कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाए? भाई इनके साथ तो कुछ भी गलत हो सकता है कभी भी, तो सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं है. इन दैट केस गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करती है उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं. सो सी, द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर द मोस्ट sought after, but the employment opportunities in the organized sector have been expanding very slowly. It is also common to find many organized sector enterprises in unorganized sector. देखिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कभी कभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह वर्क करते हैं. क्यों वर्क करते हैं सब? ताकि वो टैक्स से बच सके, टैक्स देने से बच सके. दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटेजीज टू एवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट द लेबर. जैसे मैंने आपको बताया कि वे टैक्सेस से बचने के लिए कभी कभी ऑर्गेनाइज सेक्टर भी वर्क करते हैं. कैसे? एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह, राइट? नाउ as a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs, which pay a very low salary. They are often exploited and not paid a fair wage. Their earnings are low. उनकी earnings कैसी होती है बेटा? Very low and not regular. ठीक है? These jobs are not secured and have no other benefits. ये सारे वही फीचर्स जो हमने पढ़े थे. तो कह रहा है वर्कर पहले काम करता था ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर, ठीक है, बट इन सर्टेन केसेस ही वाज अनसैटिस्फाइड विद दैट सेक्टर, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह वर्क कर रहा था. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर द वर्कर? तो वर्कर कहां किया? मूव करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास गया, ठीक है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब उसने मूव किया तो उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली. सबसे पहली तो क्या भाई, एक तो एक्सप्लॉयटेशन वाली. सेकंड की जितना फेयर वेजेस उसके पास होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, उतनी फेयर वेजेस उसको नहीं मिली. ऑल्सो कि भाई जो अर्निंग थी, जो सैलरी थी, वो भी रेगुलर नहीं थी बेटा जी, राइट? सो ये सब प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं हर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को. आइए देखते हैं. सिंस द 1990s इट इज कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings. देखिए 1990s के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया में आई थी. 1991 was the year when new economic policies have been implemented in India, right? So उन पॉलिसीज के चलते और जो भी चेंजेस इन द इकोनॉमी आए, लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर से उठ के किस में मूव करें? अनऑर्गेनाइज सेक्टर मूव करें, राइट? What happened in that case? जैसे ही वो मूव करे, yes obviously सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट था वो क्या था मेरे बच्चों? कि उनकी वेजेस जो थी वो बहुत ज्यादा कम हुई. Then what happened? Hence besides the need for more work, there is also need for protection and support the workers in the unorganized sector. देखो इन्होंने बताया आपको कि आप लोगों ने ये पढ़ लिया भाई कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से उठ करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग बहुत ज्यादा एम्प्लॉयड हो चुके हैं आज की डेट में. इन दैट केस ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को अपन प्रोटेक्ट करके रखें, राइट? भाई उनके साथ अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. तो हम अगर इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, किसी के साथ भी कोई खराब चीज ना हो साहब, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए. अब वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं आइए देखते हैं. व्हाट इट सेज, who are these vulnerable people who need protection in the rural areas? The unorganized sector mostly comprise landless agricultural labor, small and marginal farmers,
sharecroppers and artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters and goldsmiths. Nearly 80% of the rural, कितना बेटे 80%, very big number of the rural household in India are in the small and marginal farmer category. देखिए vulnerable का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा खतरा किसको है, एक्सप्लॉयटेशन का। तो बेटा जी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर मतलब जिनके पास या तो जमीन का बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, या वो किसी और की जमीन पर काम करके पैसा कमाते हैं, इन दैट केस ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का खतरा होता है। तो सबसे मेन जो प्रायोरिटी है हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, राइट। नाउ these farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds. अब देखो अगर आप फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो क्या करो, सबसे जरूरी काम क्या है साहब एग्रीकल्चर के लिए कि सीड्स, क्या चीज होती है, तो टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है बेटे, एडिकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, ठीक है जी। सीड जब ढंग से समय पर बोया जाएगा तभी तो फसल टाइम पर उगेगी बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइमली और एडिकेटली, पर्याप्त मात्रा में, इनफ मात्रा में सीड इनको अवेलेबल कराया जाए। सेकंड, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड द मार्केटिंग आउटलेट्स। देखो कितनी कितनी सारी चीजें हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सीड टाइम पर मिलना चाहिए। सेकंड, जो अदर एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज है वो प्रॉपर इनको मिलनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपका इरिगेशन फैसिलिटी, भाई आपने बीज बो दिए लेकिन क्या हुआ जी, आप इरिगेशन नहीं कर पाए ढंग से, क्यों, पानी की कमी वजह से, राइट। हो सकता है भाई रेन नहीं आया हो ढंग से, या फिर आपके पास प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल ना हो, तो वो फसल खराब हो सकती है, राइट। ऑल्सो देयर मे बी अ रीजन जहां पर क्रेडिट फैसिलिटीज अगर आपको प्रॉपर नहीं मिले, ठीक है, आप चाहते हो कि आप ज्यादा खेती बाड़ी करो, आप चाहते हो क्रॉप इंश्योरेंस कराना, चाहते हो कि बढ़िया से बढ़िया आप अपने यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज इंस्टॉल कराओ, स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाओ, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाओ, बट आपके पास पैसे नहीं है, आपको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, राइट। इन दैट केस प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड हो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली जब ये सब करके फसल उगती है बेटा, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वहां पर क्या, कि उसको स्टोर करके रखना। देखिए फसल जब भी उगेगी उसी समय पर तो बिकती नहीं है मार्केट में, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन दैट, राइट। जब भी आपने कल्टीवेशन किया, हार्वेस्ट किया, उसके बाद में उसको बेचने तक में जो टाइम पीरियड का गैप जो आता है भाई, उस समय पर उसको स्टोर अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इन दैट केस देयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी मच नेसेसरी, विच इज द स्टोरेज फैसिलिटी। अब हम बात कर रहे थे किसकी, फार्मर्स की। तो फार्मर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि ये सब चीजें टाइमली उसको दी जाए। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, in the urban areas unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry। देखिए अपन किसकी बात कर रहे हैं, पहले तो आपने रूरल एरिया पढ़ा, रूरल एरिया कहां पर, जहां पर 80% जो लोग हैं वो इसी तरीके के स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स के काम करते हैं। नाउ दिस वी आर indicating in respect of Indian economy, right? So in the urban areas unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry, casual workers in construction, trade and transport, etc. अच्छा अपन जरा शहरों की तरफ आ जाते हैं, शहरों की तरफ, urban areas, right? So what happens in urban areas? What it says कि ज्यादातर लोग कहां पर एम्प्लॉयड है अर्बन एरियाज में बेटा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, राइट। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, राइट, या फिर एज कैजुअल वर्कर्स वो लोग काम करते हैं, एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वो लोग काम करते हैं, ठीक है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। यानी ये सब वो चीजें हैं जिसमें अर्बन एरिया के लोग क्या है, एम्प्लॉयड है। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट बेटे, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, garment makers, rag pickers, etc. Small scale industry also needs government support for producing raw material and marketing of output। देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि गवर्नमेंट की जरूरत या गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत या उनका जो भी अटेंशन है उसकी जरूरत अर्बन एरियाज को क्यों है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह होती है बेटा, उनको टाइमली रॉ मटेरियल मिले, ठीक है, टाइमली मार्केट में उनके जो भी गुड्स हैं वो सप्लाई हो सके,
क्रेडिट फैसिलिटीज तो उनको भी चाहिए। अब यहां पर भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पिच इन करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द नीड जहां पर गवर्नमेंट पिच इन करके अर्बन में भी पॉपुलेशन को, वर्किंग पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है। नाउ वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट tribes of the private sector also collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. Even if they do provide these things, they would charge a high rate for their use. Examples for construction: roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams and etc. Thus government have to undertake such heavy spending. देखिए आपने एक बात पढ़ी थी बेटा कि आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा फोकस करेंगे इसके ऊपर। प्राइवेटाइजेशन, इसके बारे में हम आपको फिर से बताएंगे कि 1991 बेटा, 1991 दैट वाज द ईयर जब इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया था। एनईपी दैट मींस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। व्हाट हैपेंस इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज? तीन चीजें आई थी मेनली। One is liberalization, another is privatization, and third one is globalization. ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन। ये देखिए इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सिंपली जितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी उनको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया गया। ठीक है, उनको कुछ मौके दिए गए। सबसे पहला मौका क्या दिया, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं अगर उनमें थोड़ा बहुत क्रेडिट या उधार देकर या पैसे इन्वेस्ट करके उन्हें चलाया जा सकता है, प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, तो उसमें पैसा लगाया जाएगा। सेकंड, जहां पर दो तरीके की कंपनीज थी, ठीक है, ऐसी कंपनी जहां पर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे थे, राइट, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रही थी, राइट, दैट इज ए प्राइवेटाइजेशन। पीएसयूज क्या हो रहे थे, प्राइवेटाइजेशन में आ रहे थे। थर्ड इज कि अपनी कंपनीज को बंद करके सीधा सीधा किसको सेल कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। नाउ दिस ऑल कम्स अंडर दिस प्राइवेटाइजेशन। देखिए प्राइवेटाइजेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी होती है इससे, यस डेफिनेटली, बट देयर आर सर्टेन जो कहते हैं ना इसके डार्क साइड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो। क्या है वो डार्क साइड? सबसे पहला भैया, सपोज कीजिए जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है इंडिया में, आज कोई भी एक सरकारी अस्पताल ही ना हो, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना हो, सारे के सारे कैसे हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल ही ना हो, सारे के सारे स्कूल्स कैसे हो, प्राइवेट स्कूल्स हो। यानी जो बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने वाले, बेसिक जो हमारी लिविंग के लिए जरूरत है वो चीजें प्रोवाइड करने वाले सारे इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में अगर प्राइवेट ही हो तो क्या होगा? सबसे पहली जो नुकसान होगा, यस, प्राइसेस जो होंगे बेटा बहुत ज्यादा हाई होंगे। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए या आप प्राइवेट हॉस्पिटल से उसको कंपेयर करें तो देयर इज वास्ट डिफरेंस अमंग द सर्विसेज एज वेल एज द प्राइसेस, राइट। तो क्या एक गरीब व्यक्ति, एक पुअर पीपल, क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज को अफोर्ड कर सकता है? लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट है भाई, राइट टू लिव है जी, जीवन जीने का अधिकार, और वो भी हेल्दी रह करके। तो इस केस में वो थोड़ा बहुत वायलेशन में आ सकता है। कैसे आ सकता है बेटा? कि अधिकार है तो भाई वो चीजें प्रोवाइड भी तो की जानी चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा की जानी चाहिए। बट अगर वही फैसिलिटीज इतने ज्यादा हाई प्राइसेस पर मिलेंगी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। So that's the very dark side of this privatization. Now, तो यहां पर यही बताया जा रहा है बेटा आपको इन केस, एक्सक्यूज मी, ये सारी चीजें जो भी आप देखते हो, रेलवे, ब्रिजेस, ये सब अगर केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आ गए तो इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई क्रिएट हो सकते हैं। नाउ देयर आर सम एक्टिविटीज व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू their production or business unless government encourages it. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries. Many units, especially small scale units, might have to shut down. Government here steps in by producing the supply of electricity in rate. Suppose कीजिए अपने जो भी सिटी है वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू की जा रही है। देखिए प्राइवेट सेक्टर का एक छोटा सा मोटिव होता है क्या? प्रॉफिट मेकिंग, कि मुझे पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा मिल सके।
वो पब्लिक सर्विसेज के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करते। पब्लिक वेलफेयर उनके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है उनके लिए? खुद का वेलफेयर, कि भैया हमारा पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा बन सके। अब सपोज कीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है प्राइवेट के द्वारा, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस जो होंगे बेटा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब चलो इसका इफेक्ट देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हाई हुए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि जो फैक्ट्रीज में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा रहा है, जैसे ही उनका इनपुट्स, भाई इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनपुट, इनपुट प्राइसेस अगर हाई हुए बेटा, तो ऑब्वियसली जो कमोडिटी के प्राइसेस है वो भी हाई होंगे, राइट? जैसी कमोडिटी के प्राइसेस हाई हुए तो आप क्या कहते हो कि सर क्या आ गया? इन्फ्लेशन आ गया साहब। क्या आ गया जी? इन्फ्लेशन। और फिर आप लोगों के लिए समस्या साहब कि महंगाई एक ऐसे लेवल तक चली जाएगी जहां पर आपको अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, राइट? सो ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं कब? जब प्राइवेट सेक्टर के अंडर में मेजर इंडस्ट्रीज को दे दिया जाए। नाउ similarly the government in India buys wheat and rice from the farmers at the fair price. This it stores in the godown and sells at lower prices to consumer through ration shops. You have read in the class. अच्छा, आप एक बात पढ़ी थी आप लोगों ने PDS के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, प्रीवियस क्लासेस में यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस, कि भाई जो भी हमारे ईटेबल्स हैं या फिर अदर फैसिलिटीज जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, ठीक है, अगर अपन तो अफोर्ड कर सकते हैं भाई, राइट, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको अफोर्ड नहीं भी कर पाते हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, इन दैट केस जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट की राशन शॉप्स बेटा, वहां पर आपको बहुत ही सस्ते दामों पर वो ईटेबल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, राइट? अब यहां पर भी गवर्नमेंट ने आके क्या किया? आपको एक बेसिक लिविंग, बेसिक सर्वाइवल के लिए पिचन किया। पहला क्या किया था? कैसे आपको प्रोटेक्ट किया था बच्चों? कि भाई जो मेजर चीजें जैसे रेलवेज हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, ये सब चीजें हो गई, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। दो आज की डेट में काफी सारी सिटीज एंड स्टेट्स प्राइवेटाइज कर चुकी है अपने इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन आज भी इंडिया में मेजर पार्ट अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर के अंडर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। और क्यों आती है बेटा? ताकि इतने ज्यादा हाई प्राइसेस ना हो जाए कि चीजें महंगी होना चालू हो जाए, राइट? सो इट सेज कि भाई इतने सस्ते दामों पर आपको ये नॉर्मल गुड्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सके। नाउ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल इज वन एग्जाम्पल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज की डेट में? दैट इज द एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, राइट? एक अच्छा इंसान आप कब बनते हैं? जब आप बेसिक एजुकेशन जो है वो ले पाते हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि हेल्थ, एजुकेशन और जो बेसिक सर्वाइवल की चीज है वो गवर्नमेंट के अंडर में होनी ही चाहिए। है हमारे यहां पर, है हमारी कंट्री में? बिल्कुल है जी, राइट? इंडिया को एक आइडियल कंट्री इसीलिए माना जाता है बेटा। नाउ वन मोर थिंग जो कि आप देख सकते हो बेटा, दैट इज द IMR। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है? होता क्या है ये समझते हैं इसके बारे में। बेटा कुछ हेल्थ कंडीशंस के चलते जब 1 साल से कम उम्र के बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी, राइट? अब रेट के लिए हम देखते हैं कि 1000 बच्चे जो हैं वो पैदा हुए, इनमें से कितने ऐसे हैं जो कि 1 साल से पहले ही हेल्थ प्रोवाइड ना होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये हमारी एक रेट निकल के आती है जिसे अपन बोलते हैं क्या? IMR, राइट? इंडिया में IMR बेटा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज वेरी हाई, अराउंड 248 per 1000 वाज द IMR, बट नाउअडेज इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 28 to 30 per 1000, राइट? सो दैट इज द केस कि हमारे इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज को बहुत अच्छा बढ़ावा मिला है। आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें पब्लिक हॉस्पिटल्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, ठीक है, कब से? अपने इंडिपेंडेंस के टाइम से 70-75 ले लो, 47 ले लो, इन सब एरिया से ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो हम फार बेटर आज की डेट में हो चुके हैं, राइट? ये सब किस वजह से हो पाया? क्योंकि गवर्नमेंट ने पिच इन किया है आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कि भाई मेरी जो भी प्रजा है साहब, या हमारे जो भी पब्लिक है, उनके साथ किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट? सो ये सब केसेस आज आपने पढ़े
जिसमें पॉवर्टी, हेल्थ फैसिलिटीज और ये सब करके इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पिच इन करती है, राइट। तो आई होप ये आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा बेटा जी, राइट। बहुत अच्छे से इनके नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए, साथ ही साथ इनको रिवाइज भी करते रहिए, राइट। इनके क्वेश्चन आंसर्स वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।